नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर राजीव पथरिया और आप देख रहे हैं लाइव हिंदुस्तान चर्चा। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश के सचिवालय में पिछले कल कर्मचारियों ने अपना एक आंदोलन शुरू कर दिया। आंदोलन है अपनी मांगों को लेके। मांगे प्रमुख हैं कि लंबे समय से 2016 के जो वेतनमान है और डीए है, एरियर है, वो नहीं दिया गया। वहीं पे इस साल जो अनाउंसमेंट मुख्यमंत्री द्वारा की जानी थी डीए की और एरियर की 15 अगस्त को, वो भी नहीं की गई। कर्मचारी संगठन अचानक उग्र हो गए और उन्होंने ब्यूरोक्रेसी को निशाना बना के ढाल बनाते हुए मुख्य सचिव के कार्यकाल को, उनकी कार्यशैली को जहां पे सवाल उठाए। यहां तक कह दिया गया कि शनि ग्रह बैठा हुआ है सचिवालय में। यहां तक बोल दिया गया कर्मचारी नेताओं द्वारा अपने भाषण के दौरान। वहीं पे मुख्यमंत्री कार्यालय को उन्होंने हाशिए पे लिया, कहा कि ओएसडी की सलाहकारों की फौज तैयार कर दी गई है। यहाँ तक कि कोई फैमिली का ओएसडी है, कोई लाइजनिंग ऑफिसर है, और अधिकारियों पे चार चार गाड़ियां अधिकारी लेके बैठे हैं, घूम रहे हैं। जितने जिस अधिकारी के पास डिपार्टमेंट है उतनी गाड़ियां, जितने डिपार्टमेंट में प्रोजेक्ट चल रहे हैं उतनी टैक्सियां जो अटैच की हैं वो चल रही हैं। फिजूल खर्ची इससे हो रही है। वहीं पे जो निर्माण किया जा रहा है, कोठियों पे ऊपर पैसा लगाया जा रहा है। कहा उन्होंने आरोप लगाए हैं कर्मचारी नेताओं ने कि जैसे इन्होंने 30 साल के लिए रहना हो, करोड़ों रुपए कोठियों पे लगा दिए, कार्यालयों पे लगा दिए। वहीं मुख्यमंत्री कार्यालय के लिए 19.5 करोड़ रुपए लगाए जा रहे हैं, मेट्रोपोल के लिए 100 करोड़ रुपया लगाया जा रहा है। इस तरह के गैर जरूरी निर्माण कार्यों पे सरकार हजारों करोड़ गाड़ियों और इस पे खर्च कर रही है, लेकिन कर्मचारियों की देनदारी देने को तैयार नहीं है। हालांकि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी ने स्पष्ट कहा है कि मैं प्रदेश की आर्थिक हालात जो पटरी पे ला रहा हूं, और मैं 8 कर्मचारियों का एरियर और डीए मैं 7-8 माह में दे दूंगा। लेकिन कर्मचारी तुरंत कोई ना कोई आश्वासन और ये चाहते हैं। तो ये आंदोलन आगे भी चलेगा। उन्होंने ऐलान किया है कि अभी तो ये शुरुआत है, अभी ट्रेलर है, पिक्चर बहुत बड़ी होगी और उसे देखना पड़ेगा। सचिवालय कर्मचारियों के साथ, अधिकारियों की यूनियनों के साथ और भी कई 5 विभागों की यूनियनों ने समर्थन दिया है। हालांकि राजपत्रित कर्मचारी महासंघ, क्योंकि 3 गुटों में बटा हुआ है, वो अपनी मान्यता को लेकर प्रयास कर रहा है। उसने अभी तक शिरकत इस आंदोलन में नहीं की है। तो आज हम इसी विषय पे चर्चा करने जा रहे हैं कि आखिरकार क्यों इतना बड़ा आंदोलन तैयार हो रहा। तो मेरे साथ चर्चा में भाग ले रहे हैं विवेक शर्मा जी हैं, भाजपा के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। राजीव किमटा जी हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रदेश के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। और उदयवीर पठानिया जी, प्रदेश के वरिष्ठ पत्रकार, हमारे साथ जुड़े हैं। उदयवीर जी, ब्यूरोक्रेसी को टारगेट करके सीधा कटघरे में सरकार खड़ी की, मंत्री खड़े किए गए। कहा गया कि चेयरमैन, वाइस चेयरमैनों को भी सचिवालय बना है, और उनका मंत्रियों की तो ये हालत तक आ गया, 20-20 लोग उन्होंने अपने कार्यालय में रखे हैं। कोई किसी विभाग से रखा है, कोई और सोर्स पे रखा है, और फिर कह रहे हैं कि सीक्रेसी भी लीक हो रही है। तो उन्होंने कहा है कि सचिवालय के प्राइवेट सेक्टरों की भी हालत दयनीय है, बाकी स्टाफ की। ये जो बाहर से लोग आए हैं, जो ओएसडी सलाहकारों की फौज है, इनके मजे। जी उदयवीर जी। बिल्कुल, इसमें जो आरोप जो है वो कहीं न कहीं बड़ी पहले से उनकी जो एक पृष्ठभूमि थी वो तैयार हो चुकी थी सरकार के खिलाफ। ये अलग बात थी कि हाल-फिलहाल कोई बोल नहीं रहा था। और हैरानगी की बात तो ये है डॉक्टर साहब कि इस बार आग वहाँ पे लगी है जो कि पावर सेंटर का एक हेड ऑफिस है, यानी सेक्रेटेरिएट। और सेक्रेटेरिएट के अंदर से जब कोई बात निकलती है तो ये तय माना जाता है कि वो हकीकत में है। और जो आरोप जब सारी चीजें थी, पहले तो ये पॉलिटिकल आरोप हुआ करते थे, बीजेपी के आरोप हुआ करते थे कि मित्रों की सरकार है, अपने लोगों को बेनिफिशियरी बनाने के लिए हर तरीके का हथकंडा अपनाया जा रहा है। तब ये आरोप लगता था सिर्फ और सिर्फ जो कांग्रेसी लीडर्स थे उनके ऊपर। और पहली बार हुआ कि सेक्रेटेरिएट से ये चिंगारी भी बाहर निकल आई कि ये जो बेनिफिशियरी पार्ट है ये कोई पॉलिटिकल लोग ही नहीं है, इनके साथ जो एडमिनिस्ट्रेटिव लॉबी है वो भी पूरा मजा ले रही है इन परिस्थितियों का। और इससे बड़ा एक शर्मनाक पहलू क्या होगा कि जब इन कर्मचारी नेताओं ने अपना पक्ष रखा तो ऐसा कोई मौका नहीं छोड़ा, या अभी तक तो हाल फिलहाल कोई ऐसी जगह नजर नहीं आ रही है कि जहां से सरकार अपना पक्ष रख सके। अब आप खुद सोचिए कि जितनी भी गाड़ियां हैं उनकी बिलिंग अगर देखी जाए, उनकी सारी चीजें देखी जाए तो वो सेक्रेटेरिएट के अंदर से चलती हैं। और अब कहीं ना कहीं
जो एक अफसरशाही, तो एक तरफ अफसरशाही और नेताशाही दोनों एक तरफ, और जो दूसरी है सचिवालय के कर्मियों का जो धड़ा है वो पूरा एक तरफ जाकर खड़ा हो गया है, और इसकी भी एक वजह है। एक आपको थोड़ा-सा रेफरेंस देना चाहूँगा कि एक खबर निकल कर सामने आई थी कि जी, कुछ अर्सा पहले जब ये सेक्रेटेरिएट के लोग ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर से मिलने गए थे, तो वहाँ पर शायद ये कहा गया कि आपका जो कैडर है उसको स्टेट कैडर कर दिया जाएगा। अब जिन्हें सचिवालय में रहने की आदत है, तो इस चीज़ से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि वो लोग उसके परिपक्व हैं, और यहाँ पर तो हिलने वाली तो बात छोड़िए, आमने-सामने टकराने की जो नौबत है वो यहाँ पर आती रहती है। तो अब एक वजह वो बन गई कि आप स्टेट कैडर के लिए बोल रहे हैं, तो हम आपका जो स्टेट का सेंटर पॉइंट है, हम उसको हिला के रख देंगे। तो इन तमाम चीज़ों के अंदर जितने अफ़सर ज़िम्मेवार नज़र आ रहे हैं, बिल्कुल सही बात कही कि 4-4 गाड़ियों की ज़रूरत क्या है? आज की डेट में आम हिमाचली की हालत क्या है? जो युवा है उनकी क्या हालत है? मतलब ये कहाँ का न्याय हुआ, ये कहाँ की एडमिनिस्ट्रेटिव सोच हुई कि खुद को बेनिफिशियरी करने के लिए सारी चीज़ों को ताक पर रखा जा रहा है, डॉक्टर साहब। जी, लेकिन मुख्य सचिव को तो बुरी तरह घेरा गया। आपने भी देखे होंगे वीडियो जी, कि जी, कहा कि इन्होंने वित्त विभाग में रहे लंबे समय तक, वित्त विभाग में इन्होंने अच्छे से कार्य नहीं किया। और दूसरी बात कही कि अब ये अपनी रेरा प में इनका डेरा नहीं लगने देंगे, इस तरह के वाकयात बोले गए और कहा गया जी, कि सबसे बड़ा शनि ग्रह तो ये बैठे हैं। इनको मतलब पहली बार है कि मुख्य सचिव को कर्मचारी खुलेआम चुनौती दे रहे हैं कि आपका कार्यशैली आपकी ठीक नहीं है। और ये भी कहा गया कि मुख्यमंत्री जी के पास जब हम गए, उन्होंने आगे हमारे माँगों को भेजा, लेकिन जब हम दोबारा मिलते हैं तो अधिकारी जाते हैं नारद मुनि की भूमिका में, ये ब्यूरोक्रेसी, और वो जी, सारे पे पानी फेर आती है कि प्रदेश के पास कुछ नहीं है। तो जी। प्रदेश के पास उन्होंने कई क ऐसे गैर ज़रूरी निर्माण कार्य गिनाए हैं कि उन न गैर ज़रूरी निर्माण कार्यों को अगर ना किया जाए, तो सब कुछ हो सकता है, प्रदेश स्मूथ चल सकता है। तो इसमें कहीं न कहीं राजनीतिक इच्छा शक्ति की भी कमी नज़र आ रही है। जी, बिल्कुल, बताइए? बिल्कुल सही बात है आपकी कि अफ़सरशाही, जिन तथ्यों को हम सुन रहे हैं, अगर वो सत्य है, तो ये भी एक बहुत बड़ा सच है कि सरकार ये लगातार झूठ बोल रही है कि हमारे पास बजट की कमी है, हमारे पास पैसा नहीं है। अगर ऐसा है, तो इसकी भी जाँच होनी चाहिए कि क्या वाक़ई ही 100 करोड़ रुपया जो था वो मेट्रोपोल हॉस्टल के लिए ज़रूरी था? अब उसका जो स्ट्रक्चरल ऑडिट है वो भी होना चाहिए। आप कैसे रिकंस्ट्रक्ट करने की बात कह सकते हैं? फिर दूसरी बात आ रही है कि 19 करोड़ 72 लाख 700 रुपए का जो एक सीएम ऑफिस के लिए जो बजट था, जो अप्रूव हो चुका है, कुछ इस तरह की बातें जब आ रही है, जी, तो सवाल उठना लाज़मी हो जाता है कि जब ब एक तरह से जब बादशाहों की और आम आदमी की बात की जाए, तो बादशाहों के लिए कोई किसी चीज़ की कमी नहीं है। बहुत अच्छा हुआ, बीइंग ए जर्नलिस्ट तो मैं ये मानता हूँ कि ये बहुत अच्छा हुआ कि कुछ चीज़ें सामने आने तो शुरू हो गई। मेरा तो बीजेपी के भी ऊपर भी ये रहेगा कि अगर मेट्रोपोल हॉस्टल है, वहाँ पे तमाम विधायक रहते हैं, बीजेपी, कांग्रेस के तमाम विधायक रहते हैं, क्यों कोई भी कुछ नहीं बोला? अगर ये लोग अब सामने आ रहे हैं, तो साधुवाद के पात्र तो एक तरह से ये हैं। पर मैं इसलिए इस चीज़ को कह रहा हूँ कि ये बहुत ज़रूरी हो चुका है कि पब्लिक के सामने हर चीज़ आनी चाहिए कि जो हमारे आका हैं, जो हमारे सो कॉल्ड गॉडफ़ादर्स बने होते हैं पॉलिटिकली, वो असल जी, में करते क्या हैं, चीज़ें सामने आना बहुत ज़रूरी है। और जिस तरह से आपने चीफ सेक्रेटरी वाली बात कही, तो ये जो एक तरह से रोग है कि आफ्टर रिटायरमेंट कहीं न कहीं एडजस्ट हो जाओ, तो ये बीजेपी के टाइम से, डॉक्टर बाल्दी के टाइम से ये चीज़ें शुरू हुई थी। तो सोचना तो पड़ेगा कि आप किसी को रोज़गार देने के लिए 100 बहाने निकाल रहे हैं और किसी को पुनः रोज़गार देने के लिए 100 चीज़ें कर रहे हैं। सेक्रेटेरिएट के अंदर एक और भी बवाल है, जो अभी तक सूचना आ रही है, उसके अंदर जो लोग हैं, जो मंत्री हैं, उन्हें एक तरह से अपने लोग रखने की एक इजाज़त वहाँ पर दे दी गई है, जो अभी तक की खबरें हैं, मैं इनकी पुष्टि नहीं करता। तो जी, सेक्रेटेरिएट के लोगों का ये कहना है कि बाद में इनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी कैसे फिक्स होगी? क्योंकि ये तो जब तक ऑफिस रहेगा तब तक उसके साथ चलेंगे, उसके बाद तो कुछ नहीं है। तो जब ऐसी जी, चीज़ें, अविश्वास का माहौल जो है वो खुद कहीं न कहीं सरकार और इसके लोग कर रहे हैं, क्यों सामने नहीं आ रहे? अब हद होती है किसी चीज़ की कि जब ये सारा बवाल उठा मंत्रियों के कमरे के ऊपर, तो कांग्रेस के नेताओं का ये बयान आया कि हमने तो नेता प्रतिपक्ष के लिए भी पैसे खर्चे हैं। तो मतलब ये आता है सर कि आप लोग जो बीजेपी और कांग्रेस के हैं, क्या आप लोग कभी जनता के भी हुए? क्या आप लोग कभी उन कर्मचारियों के भी हुए जिनकी वजह से आप अपनी सत्ता को चला रहे हैं?
तो एक दूसरे के लिए तो ऐसे उल्टे सीधे से उदाहरण दे देंगे, लेकिन क्या कभी ये जनता के मुद्दे पे बोलते हैं? नहीं बोलते हैं। अगर सही मायनों में मान लीजिए कि नेता प्रतिपक्ष की कोठी पर खर्च हुआ है, तो उनको भी अब आगे आकर बताना चाहिए कि इतना खर्च मेरी कोठी पर हुआ है और क्या जरूरत थी या नहीं थी। यहाँ पर एक आदमी के लिए छत नहीं मिल रही है सर। पिछली जो बरसातें थी उनमें कितना सा मुआवजा लोगों को गया, उसके ऊपर भी श्वेत पत्र आना चाहिए। कितना सा इन लोगों के ऊपर खर्च हुआ, उसके ऊपर भी श्वेत पत्र आना चाहिए। तो जब ऐसी चीजें हैं तो इन चीजों के लिए तो मैं ये मानता हूं कि अब बहुत ज्यादा ऐसी चीजें हो रही हैं जिनके ऊपर सोचना अब बहुत जरूरी होगा और लाजमी भी है। डॉक्टर साहब। जी विवेक जी, बड़ा आंदोलन शुरू हुआ। कहीं ना कहीं जो पर्दे हैं, सरकार के कामों के ऊपर जो पर्दे पड़े हुए थे, वो खुद कर्मचारी नेताओं ने उठाने शुरू कर दिए और कल बुरी तरह से उठाए गए। यहाँ तक कहा गया कि गाड़ियां इतनी रखी गई हैं, एक गाड़ी अपने लिए और कर्मचारी इतने रखे गए हैं, सहायक पीएन और इस तरह के कर्मचारी जो कोई आउटसोर्स पे भर्ती किया हुआ है, किसी को विभाग से उठाया है, किसी को किसी प्रोजेक्ट में लगाया, वहां से उठाया। एक दरवाजा खोलता है, एक फाइल पकड़ता है और एक बैग पकड़ता है और जाते हैं। ये हालत है। और जिन्होंने काम करना है वो रिक्रूटमेंट बिल्कुल नहीं हो रही है। गाड़ी एक बीवीजी के पास है, साहब की और मंत्रियों की और सीपीएस और चेयरमैन सबका। एक गाड़ी बच्चे को घुमा रही है, एक गाड़ी घर के कामों के लिए रखी है। तो इन आरोपों में दम दिखता है, क्योंकि शिमला के अंदर जो गाड़ियां चलती हैं जिस गति से, और प्राइवेट इनोवा भी हायर की हुई हैं, लिखा हुआ है उनके ऊपर ऑन गवर्नमेंट ड्यूटी, और बकायदा सील्ड रोड के परमिट भी बने हुए हैं। मतलब सैकड़ों गाड़ियां रोज देखी जा सकती हैं आपसे। ये फजूल खर्ची है, ठीक है। शांता कुमार जी ने उस दौर में, 90 के दौर में, गाड़ियां बंद करके 50 करोड़ की बचत की थी, मात्र उनका 2 साल का भी शायद कार्यकाल नहीं था। और अब सवालों के घेरे में आ रहे हैं। जो गैर जरूरी कंस्ट्रक्शन है, मकानों को बार बार चमकाया जा रहा है, 30 साल की तैयारी से आ रहे हैं, वो क्या सिर्फ ठेकेदारों को खुश करने के लिए तो नहीं ये काम हो रहे हैं। ये फिजूल खर्ची यहाँ क्यों नहीं बंद होती? कर्मचारियों ने एक बड़ा अटैक लिया है। इस पे सरकार को, विपक्ष को, दोनों को सोचना पड़ेगा, क्योंकि दोनों की आदतें एक जैसी हैं। सत्ता बार बार दोनों पलटते हैं आपस में। डॉक्टर साहब, ये जो आपने विषय उठाए, ये लगभग हमने कल सब देखे हैं, जो कर्मचारी नेताओं ने अपने वक्तव्य रखे हैं। लेकिन हकीकत यह है कि जो अस्थिर सरकार के मुख्यमंत्री हैं, वो 19 माह में केवल स्थिरता ही तलाश रहे हैं प्रदेश में, कि मेरी सरकार किसी प्रकार से स्थिर बनी रहे। सरकार की वास्तुस्थिति ये हो गई है कि जनमानस हो, कर्मचारी हो या राजनीतिक कार्यकर्ता हो, इन सबके मध्य जो काम करता है वो सरकार, और इनके मध्य काम करने वाली जो श्रेणी है उसे हम आईएएस के कहते हैं। और वो आज की स्थिति में एक हेटेड सेक्शन ऑफ द सोसाइटी के रूप में बन गया है। इस पर मुझे लगता है हम तीसरी या चौथी बार ये हम चर्चा कर रहे हैं। ये वास्तुस्थिति है। और सरकार की इस समय जो सबसे बड़ी चुनौती है इस प्रदेश सरकार के सामने है, वो है वित्तीय संकट से दूर होना। और सत्यता यह है कि आप वित्तीय संकटों से दूर नहीं हो सकते, वित्तीय स्थिरता उत्पन्न कर सकते हैं। और वित्तीय स्थिरता उत्पन्न करने के लिए जिन अधिकारियों के ऊपर सरकार निर्भर है, वो अधिकारी उस पद के या उस काम करने के योग्य नहीं है। और मैं आपको इस व्यवस्था की तरफ, इससे पहले हम जाए, मैं आपका कुछ ध्यान कुछ पूर्व की घटनाओं की तरफ आकर्षित करना चाह रहा हूं। 1 जनवरी 2016 को नया पे स्केल एप्लीकेबल हुआ कर्मचारियों के लिए। 18-19 में 21% की अंतरिम राहत जयराम जी की सरकार ने कर्मचारियों को दे दी थी। उसके बाद कोविड का समय आया। वो एक ऐसी आपदा थी जो हिमाचल प्रदेश या देश की नहीं थी, पूरे विश्व की आपदा थी। उसके बावजूद भी जनवरी 2022 में माननीय जयराम जी ने नया पे स्केल एप्लीकेबल किया, और नए पे स्केल के साथ 50,000 के एरियर भी उन्होंने अगस्त 2022 में इनको एप्लीकेबल कर दिया। वास्तविकता यह है कि झूठ के तांडव के ऊपर ये सरकार सत्ता में आई। ऐसे ऐसे झांसे और ऐसे ऐसे वादे करके इन्होंने इस व्यवस्था को परिवर्तित किया कि जिसके खामियाजे अब धीरे धीरे लोगों के सामने आने लग पड़े हैं। मैं आपको 2-3 उदाहरण देना चाहता हूं। इन्होंने कहा हम कॉन्ट्रैक्ट व्यवस्था समाप्त कर देंगे। आज स्थिति है कि जो कॉन्ट्रैक्ट पे लगे हुए थे, साल में 2 बार रेगुलराइज होते थे, अप्रैल में और सितंबर में, उसको 1 बार कर दिया गया।
देखो, ये दुर्भाग्य है उन बच्चों का जिनको नौकरी मिली, जिनको मिलती नहीं उनके बारे में अभी मैं बात नहीं करूंगा। वित्तीय देनदारियों को लेकर आज हाई कोर्ट में कितने मामले विचाराधीन हैं और कितने मामलों में सरकार लड़ी है, इसका आंकड़ा सरकार को देने की जरूरत है। और इसके अतिरिक्त जो कोर्ट के निर्णय आए उसमें कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट कितने हुए हैं, ये बेहद चिंता की बात है। इस पर सरकार के जो ये अधिकारी गण हैं ये कुछ नहीं करते हैं, इनकी हालत ये हो गई है। अब मेरे मित्र जो यहाँ उपस्थित है वो कहेंगे कि हमने 75 साल से ऊपर के लोगों को एरियर देने की घोषणा की है। मैं ये बताना चाहता हूं कि महोदय, जो एरियर आप उनको देने का पेंशनर्स को देने की बात कर रहे हैं, कुल एरियर का वो ब्याज भी नहीं बनता है। ये वास्तु स्थिति है कर्मचारियों के हित की, लेकिन कर्मचारियों ने इस सरकार को चुना है, इसको भी नहीं नकारा जा सकता। उन्होंने जब इन्होंने उनको ऐसी ऐसी कहानियां पढ़ी कि हम ये कर देंगे, वो कर देंगे, ऐसा कर देंगे, तो उन्होंने इनके ऊपर विश्वास रख के किया। आज ये सरकार विश्वासघात कर रही है और इस सरकार की समस्या ये उत्पन्न हो गई है कि इस सरकार को ये नहीं पता लग रहा कि हमने सरकार की व्यवस्था को किस प्रकार चलाना है। और ये जो IAS लॉबी है, इस लॉबी ने बेड़ा गर्क कर दिया। ये जो मुख्य सचिव के विषय पे कल कर्मचारियों ने बहुत कुछ बोला। मैं एक ध्यान आपके माध्यम से इन कर्मचारियों को बताना चाहता हूं कि वर्तमान मुख्य सचिव, फिर भी मैं कहूंगा ही इज MBA, ही ट्राई टू मैनेज द सिचुएशंस, लेकिन जो इनके बाद आने वाले हैं ना, उनके पास ना काम करने के ऐसे टोटके हैं कि ऐसे टोटके वो लाल किताब में भी नहीं है। हकीकत ये है, मैं बता रहा हूं, ये बहुत हिमाचल की स्थिति बहुत अच्छी नहीं आने वाले समय में। ये तो बेचारे फिर भी he is trying to do his best of his abilities and capabilities and we must appreciate him, बट जो आने वाला समय है वो इससे भी खतरनाक है, जो लाइन में लगे हैं, जिनके नामों पर चर्चा हो रही है। ये हकीकत है, इस पर प्रदेश सरकार को विचार करना चाहिए। और मैं तो ये कहूंगा कि एक बड़ा मशहूर वाक्य है एक, कि दोस्ती जब किसी से की जाए तो दुश्मनों की भी राय ली जाए। मैं मुख्यमंत्री जी से कहूंगा कि बंद कमरे में बैठ के नेता प्रतिपक्ष से ही मशवरा कर लें कि जनाब आप कैसे चलाते थे, मुझे कैसे चलाना है, हम इस पर कोई टिकट टिप्पणी नहीं करेंगे और ये इंश्योर करेंगे कि जिस प्रकार से इनका CID विभाग फेल हुआ है इस पूरे प्रकरण को लेकर के प्रदेश में, ये पूरा विफल हुआ है। उन्हें पता ही नहीं लगा कि सचिवालय के कर्मचारी क्या कर रहे हैं, क्योंकि वो केवल सरकार बचाने में लगे हुए हैं। इतना बड़ा फेलियर किसी एडमिनिस्ट्रेटिव फेलियर, वो तो सबकी स्वायत्ता है, वो नहीं, वो तो कर्मचारियों का एक वो है, अपना आंदोलन कर सकते हैं। लेकिन विवेक जी क्या सलाह रहे हैं, क्या रहे हैं, मतलब जो आरोप है नेता प्रतिपक्ष से क्या सलाह रहे हैं? उनके वक्त में भी दुर्दशा हुई है प्रदेश की, जो किसी की क्षति नहीं है। ओक ओवर में सुनिए ओक ओवर में 2 फ्लोर का ओक ओवर, 2.5 फ्लोर का लिफ्ट जरूरी होगी वहां के लिए, और ओक ओवर में करोड़ों रुपया लगा। और क्या क्या हुआ, रिपोर्टिंग करने की जिन लोगों ने कोशिश की उनको कैसे रोका गया, ये सारा ही है। उस समय भी कोठियों पे पैसा लगा, गैर जरूरी रेस्ट हाउस बनाए गए, सफेद हाथी खड़े किए गए। मतलब ये सारी सरकारें सिर्फ ठेकेदारों के लिए काम करती हैं। हजारों करोड़ के जो गैर जरूरी निर्माण है, अगर ये ना किए जाएं, जो बहुत जरूरी है वो भवन बनाए जाएं, तो प्रदेश का हित होगा। हम स्कूल के 4 कमरे नहीं बनाते हैं, हम एक रेस्ट हाउस बना देते हैं 20 कमरे का, ठीक है। हम कोई हॉस्पिटल का भवन नहीं बनाते हैं, हम पर्यटन के नाम पे होटल बना के आगे लीज आउट कर देते हैं। ऐसी ऐसी तो व्यवस्थाएं, वो चाहे पिछली सरकार है, ये भी उसी तरह से करी हुई है। डॉक्टर साहब, आपकी वित्तीय स्थिति अच्छी हो, आप चांदी की थाली में भोजन खाएं, लेकिन पत्तल में उधार का घी नहीं पिया जा सकता। नहीं है, हम पहाड़ी लोग हैं, हम तो पत्तल में खाएंगे, हमें चांदी की थाली की जरूरत नहीं है। चांदी की थाली में ब्यूरोक्रेट खिलाएं, नेता खाएं तो उनको पच जाएगा, लेकिन हम पहाड़ी लोगों को नहीं पचेगा चांदी की थाली में, ये समझना पड़ेगा। वित्तीय स्थिति, अगर प्रदेश की वित्तीय स्थिति ठीक है, आर्थिक स्थिति ठीक है, आप जो मर्जी करिए, अन्य प्रांतों में भी होता है, लेकिन आज की स्थिति है कि ये उधार का घी लेके पी रहे हैं और स्वयं पी रहे हैं और दूसरों को ये कुछ देना नहीं चाहते। समस्या यहां से उत्पन्न हुई है। जो कर्मचारी नेताओं ने जो बिंदु उठाए हैं, चाहे एक घर में 4 गाड़ी का विषय हो, साहब की गाड़ी, मेम साहब की गाड़ी, बच्चों की गाड़ी, स्कूल की गाड़ी, रेनोवेशन, ये मुद्दे उन्होंने इसलिए उठाए हैं कि हमें नहीं दे रहे, अपने लिए मौज मस्ती कर रहे हैं। विषय ये है,
संवाद का विषय ये है, और इस पर संवाद करने के लिए मुख्यमंत्री जी को बुलाना चाहिए था कि भाई आओ, मुझे बताओ कहाँ क्या क्या घट रहा है। आखिरकार उन्हीं के ही तो कर्मचारी हैं, इसी प्रदेश के तो कर्मचारी हैं, और प्रदेश की वेलफेयर के लिए तो बोल रहे हैं। वो कौन सा व्यक्तिगत वेलफेयर की बात कर रहे हैं? मैं किमटा जी के पास आऊंगा। किमटा जी, कर्मचारी जिनके बूते पे आप सत्ता में आए, अब वही सोच रहे हैं कि हम, आपने विश्वास खो दिया कहीं ना कहीं कर्मचारियों का। उनके छोटे बड़े इशू जो भी हैं उनको एकदम से इग्नोर करके कहीं ना कहीं एक बड़ा आंदोलन खड़ा कर दिया। और अब आपको भाजपा का काम तो आपने बहुत आसान कर दिया कि जो चीजें भाजपा ने बोलनी थी उससे ज्यादा कर्मचारियों ने कल बोल दी, और वहीं पे बोली जहां से चंद कदम दूरी पे मुख्यमंत्री जी बैठते हैं, मुख्य सचिव जी बैठते हैं, बाकी मंत्री लोग बैठते हैं, चेयरमैन बैठते हैं, और खुलकर बोला उन्होंने। उसके बाद क्या सरकार कोई सुधार की गुंजाइश करेगी कि ये आंदोलन आगे बढ़ेगा? क्योंकि ये आंदोलन बड़ा होगा, उनका कहना है। अगर आज भी वार्ता नहीं हुई तो कल फिर मीटिंग होगी, फिर सेशन को वो प्रभावित नहीं करेंगे। उसके बाद वो कैजुअल लीव पे सामूहिक चले जाएंगे और सचिवालय में तालाबंदी की नौबत आ जाएगी। जी देखिए डॉक्टर साहब, पहले तो मैं बोलूंगा कि ये सरकार स्थिर है। विवेक शर्मा जी ने कहा कि अस्थिर सरकार, अस्थिर नहीं, स्थिर सरकार है। 40 की हमारी संख्या है, नंबर 1। नंबर 2, आपने कहा कर्मचारियों को लेकर, ठीक है, उनकी अपनी डिमांड्स है, जेन्युइन डिमांड्स है। माननीय मुख्यमंत्री ने भी कहा कि जेन्युइन डिमांड्स है, और उसे जल्द शीघ्र जो उसको हल भी कर दिया जाएगा, जिसको लेकर कैबिनेट रखी गई है संडे को। और मुझे लगता है कि माननीय मुख्यमंत्री एक सक्षम है, व्यक्ति है, जो इन सारी समस्याओं का हल वो निकाल लेंगे। रही बात अब ब्यूरोक्रेट्स की, ब्यूरोक्रेट्स की समस्या आज की नहीं है डॉक्टर साहब। ब्यूरोक्रेसी अगर शांता कुमार जी ने किया था तो इस ब्यूरोक्रेसी पर लगाम लगाने के लिए उन्होंने जो आपका मंडे की जो व्हीकल्स बंद की थी। कारण क्या था कि हर ब्यूरोक्रेट सैटरडे के दिन अपना टूर बनाते थे और मंडे को वापस आते थे पूरी फैमिली के साथ। इसीलिए माननीय शांता कुमार जी ने सैटरडे संडे 2 दिन बंद किया था, व्हीकल मूवमेंट इसीलिए बंद किया था उन्होंने, इसीलिए उन्होंने बंद किया था, सो दैट कि इस पे कहीं ना कहीं माननीय मुख्यमंत्री को भी इसी तरह का कदम लेना चाहिए, सो दैट कि अल्टीमेटली जो ये फजूल खर्ची है, ये फजूल खर्ची है कि आप एक ब्यूरोक्रेट के पास 5-5 डिपार्टमेंट और 6-6 गाड़ियां हैं, ये बंद करनी चाहिए। रही मेट्रोपोल की बात, मेट्रोपोल के अगर आप खुद जाएंगे डॉक्टर साहब, वो जर्जर हालत में है। जो विधायक वहां पे रहते हैं वो जर्जर हालत में है, वो चाहे कांग्रेस के रहे चाहे बीजेपी के विधायक रहे, क्योंकि अल्टीमेटली बहुत पुरानी वो बिल्डिंग है जो कभी भी गिर सकती है। नहीं किमटा जी, सरप्लस अकोमोडेशन है, मैं बता रहा हूँ, विधायकों के लिए सरप्लस है, ठीक है, उसमें कर्मचारी भी रह रहे हैं, अलग है, उनको पूरी टीम दी जा सकती है। हालत टूटी हुई है। और दूसरी बात ये तो सरकारी प्रॉपर्टीज है, अगर रेनोवेशन हो रही है, चाहे वो बीजेपी की सरकार है, कांग्रेस की सरकार है। नहीं, एक बात बताइए किमटा जी, जो मंत्री बन जाता है उसको मेट्रोपोल में सेट देने की क्या जरूरत है जब उसको कोठी मिल जाती है? जो चेयरमैन विधायक बन जाता है, जो कुछ और पद पे सरकारी चला जाता है, कोठी भी लेता है, मेट्रोपोल भी है, इस तरह के भी उदाहरण है बहुत। और वहां पे रह कौन रहे हैं ये भी देखिए आप। इस पे कहीं ना कहीं चेक रखना और जो इस शहर के हैं, चाहे विक्रमादित्य जी हैं, चाहे अनिरुद्ध सिंह हैं, जिनकी अपनी कोठियां बड़ी बड़ी शहरों में वहां रहते हैं, उनको कोठियां देने की क्या जरूरत है? और वहां पे इतना स्टाफ तैनात करने की क्या जरूरत है? यहीं से बंद होती है जी। नहीं, ऐसा नहीं है कि अगर वो लोकली है तो वहां पे वो अपने घर में, माननीय वीरभद्र सिंह जी भी थे, वो मुख्यमंत्री रहे, उनका अपने घर था, वो ओवर में भी रहते थे। नहीं, वो मुख्यमंत्री का एक अलग मसला है, मुख्यमंत्री के साथ मत जोड़िए, बाकी चेयरमैन और वहां का है चाहे रामपुर का, अपना आवास है। और मुझे लगता है कि बीजेपी के भी जितने मंत्री उनके पास घर नहीं है, जो पिछले पूर्व में मंत्री रहे हुए सर। ऐसा नहीं है कि बीजेपी के जो मंत्री उनका किसी का घर नहीं है। बरागटा जी के पास घर नहीं था, नहीं, उसके बावजूद फिर विधायक आवास भी क्यों? मतलब बहुत मतलब इन चीजों को, छोटी छोटी चीजों को अगर हम कटौती करके चलेंगे, ये प्रदेश अपने आप ही घाटे से उभर जाएगा। बिल्कुल, ये मान्य है कि जहां कोठी मिली है वहां पे आपको मेट्रोपोल में एमएलए को नाम रूम मिले, ये फिजूल खर्ची आ सकती है। लेकिन जहां तक रही बाकी जो कर्मचारियों ने कल बात की है कि कुछ को लेकर, ये कोई भी सरकार आती है, सारे रेनोवेशन करते हैं, चाहे ऑफिस में आए वगैरह, और वो सरकारी प्रॉपर्टीज है, और सरकारी प्रॉपर्टीज की रेनोवेशन होती है। AI BI C सरकार है। आपने कहा पिछली बार जब इनकी सरकार आई थी, माननीय मुख्यमंत्री जयराम जी थे, तो कितने टाइम तक रहे वो? अल्टीमेटली लिफ्ट बनी, और अभी भी देखो आप, तो उसको टोटली ढांचा ही चेंज कर दिया है कि लोगों को मिलने का क्या व्यवस्था रखी हुई है वहां पे। तो ये सारी चीजें है, ये चीज मानना। लेकिन जहां तक कर्मचारियों की बात रही, हम आज कर्मचारी की बात, उसमें ये है कि आज उनकी समस्या का समाधान कैसे किया जाए सरकार द्वारा, ये सबसे बड़ी बात है। कर्मचारी, क्योंकि हमारा एक जो पहिया बोल सकते हैं कि कर्मचारी का है, वो पूरे प्रदेश भर में है।
सेक्रेटरीट में भी है और पूरे प्रदेश में भी है। उनकी जो समस्या का, उनकी जो डीए की है, उनकी जो महंगाई भत्ता है, वो माननीय मुख्यमंत्री ने शायद परसों सोलन में भी उनसे कर्मचारी नेता जो मिले हैं 2 दिन पहले, जो वहां पे उनका दौरा था, और उन्होंने माना कि मुझे 4-5 महीने का समय दीजिए, मैं 7-8 महीने 7-8 माह मांगे उसमें जो आपका वो दूंगा। और इसको लेकर मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री ने संडे को जो है कैबिनेट बैठक भी रखी है रविवार के दिन। तो ये समझ ले कि ये समस्या जो है माननीय मुख्यमंत्री इसको समाधान कर लेंगे। लेकिन जहां तक रही बात भाजपा की द्वारा, आपकी सरकार आई, आपकी सरकार में कितने लोग थे, ओएसडी कितने थे, आपके मंत्रियों के साथ ओएसडी एक जैसी व्यवस्था अल्टीमेटली ये मतलब जिनके खुद के घर शीशे के बने, औरों के घर पे पत्थर नहीं मारा करते। मेरी सबसे बड़ी याद ये है कि आज अगर इस प्रदेश को, इस सरकार को, या यहाँ से हमारा वित्तीय इससे उठाना जाए, तो उसके लिए क्या हमें चर्चा करनी चाहिए, क्या हमें जो है माननीय सरकार को जो है कुछ आरोपों की जगह कुछ उन्हें समाधान दिया जाए कि ये समाधान हो सकता है। अल्टीमेटली ये सारी चीजें हैं जिसको लेकर मुझे लगता है कि अबव पार्टी पॉलिटिक्स हमें कहीं ना कहीं बैठना होगा, और ये चीजें जो है एक दूसरे की सहायता करने में, तभी जो हमारा प्रदेश नहीं, देखिए किमटा जी ये क्योंकि ब्यूरोक्रेसी पे निशाना उन्होंने लगाया, और कर्मचारियों का ये कहना है कि कोई भी प्रपोजल, हमें एक पेन ड्राइव तक चाहिए थे, क्योंकि ऑफिस का डाटा कभी उधर मांग लेते हैं उधर, उसके लिए बजट नहीं होता है, लेकिन इनकी चाय पानी के लिए 1 करोड़ रुपया साल का बजट खर्च किया जाता है। वहीं उन्होंने कहा कि जो भी मुख्यमंत्री करना चाहते हैं, उन्होंने मुख्यमंत्री को घेरा है कार्यालय ओएसडी सलाहकारों के नाम पे, लेकिन डायरेक्ट मुख्यमंत्री को नहीं घेरा है, मंत्रियों को, सीपीएस को और ब्यूरोक्रेसी को घेरा है उन्होंने। और उन्होंने कहा कि ये पता नहीं क्या पाठ पढ़ाते हैं कि हमारे पास कुछ है ही नहीं है, लेकिन कुछ दिनों बाद पता लगता है कि ये फलां इन्होंने ये कर दिया, फलां इतने करोड़ रुपया उसके लिए सैंक्शन कर दिया। तो ये हालत हो रही है। बिल्कुल, देखो जहां रही आपकी इनकी क्या बोलते हैं जितने ब्यूरोक्रेट्स की, कहीं ना कहीं इन पे लगाम कसने की जरूरत है। चाहे पिछली सरकार थी उन्होंने नहीं कसी, अब वर्तमान हमारी सरकार है, कसने की जरूरत है। कारण क्या है कि अपने लिए तो पॉलिसी इनके इमीडिएटली बन जाती है, जब आम जनता की बारी में आती है, आम कर्मचारी की बारी है, तो कहीं ना कहीं अड़ंगा अड़ाती है जरूर। ये रेड टेपिज्म का सिलसिला चला हुआ और बहुत लंबा समय से चला हुआ है, और मुझे लगता है माननीय मुख्यमंत्री सक्षम है कहीं ना कहीं इस लगाम कसने को, क्योंकि लगाम कसनी बड़ी जरूरी है। क्योंकि अभी काफी सारे पेंशनर्स के और उनकी जो बिल्स हैं, आपके मेडिकल बिल्स, वो फंसे हुए हैं, और उनके इमीडिएटली क्लियर। ये कहीं ना कहीं इस पे कहीं ना कहीं लगाम जो कसने की माननीय मुख्यमंत्री है, सरकार को है, बिल्कुल बाकायदा। जब भी हमें भी समय लगा तो हम भी माननीय मुख्यमंत्री के सक्षम समक्ष ये चीज बदल रखेगी कि थोड़ा सा इन पे कसिए, क्योंकि अल्टीमेटली बेलगाम होते जा रहे हैं। अपने लिए तो सब कुछ है, लेकिन जनता के लिए, कर्मचारी के लिए कहीं ना कहीं दिक्कत है। इस बात पे मैं भी कर्मचारी के साथ सहमत हूँ कि कहीं ना कहीं इन पे भी, ब्यूरोक्रेसी पे भी कहीं ना कहीं लगाम लगाने की जरूरत है। लेकिन माननीय मुख्यमंत्री सारी चीज समझते हैं, और मुझे लगता है कि ये जो कर्मचारी की जो समस्या है, ये 1-2 दिन के अंदर जो हल हो जाएगी, और ये सारी जो इनकी डीए की किस्त है या महंगाई भत्ता है वो भी मिल जाएगा। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि पिछली बीजेपी की सरकार रही 5 साल, इन्होंने क्या करते रहे, ये सारी लंबित तो पिछले समय से ही है। और सबसे बड़ी बात डॉक्टर साहब, कारण क्या है कि पिछली 5 साल में बीजेपी की सरकार से कर्मचारियों को कुछ नहीं मिला, तो जब कांग्रेस की सरकार आई तो कर्मचारियों को एक आश्वासन भी मिला और एक उम्मीद भी जती। उम्मीद कहां से, अगर मुझे आपसे गिविंग कुछ दिन मिलने की आशा होगी तो मेरी आपसे उम्मीद भी होगी, और कर्मचारियों को कांग्रेस सरकार और माननीय सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से उम्मीद है। इसीलिए उम्मीद में पूरे प्रदेश की जो कर्मचारी है वो उम्मीद बिठाए बैठे कि माननीय मुख्यमंत्री कब उनको जो हक हकूक दिया जाए, जिसको आपका ओल्ड पेंशन स्कीम थी माननीय मुख्यमंत्री लागू की, लेकिन उग्र आंदोलन जो लेकिन आंदोलन उग्र है, कहीं ना कहीं कोई ना कोई कम्युनिकेशन गैप बड़ा है। चलिए विवेक जी कुछ बोलना चाह रहे हैं। बाकी डेमोक्रेसी है डॉक्टर साहब, डेमोक्रेसी में कहीं ना कहीं अपने बिल्कुल अपनी बात रखने का होगा। बिल्कुल जी, विवेक जी जरा। हाँ, मैं तो इतना कहूंगा, राजीव किमटा जी ने ये बात मानी कि प्रशासन और सरकार के बीच की स्थिति अच्छी नहीं है और उसकी वजह से कर्मचारियों का उत्पीड़न हो रहा है। ये इन्होंने ये कहा, मैं इसके लिए इनका धन्यवाद व्यक्त करता हूँ। नहीं, ये आप बातों की हेरफेर कर रहे हैं। मैं ये कर रहा हूँ कि ब्यूरोक्रेसी कुछ भी कर रहे हैं, लेकिन आपने ये माना कि आपकी सरकार इस समय इस व्यवस्था से लड़ने के सक्षम नहीं है और ये फेलियर की ओर बढ़ रहा है। दूसरा विषय जो इन्होंने कहा कि शांता कुमार जी ने किया, अरे सुक्खू जी को कहिए जयराम जी के पास नहीं जाना, शांता कुमार जी के पास ही चले जाएं, उन्हीं से ज्ञान सूत्र ले लें कि महाराज मैंने सरकार कैसे चलानी है। हम तो चाहते हैं कि आपकी सरकार स्थिर रहे, लेकिन स्थिर कैसे रहेगी जब आपकी सरकार में आप जैसे वरिष्ठ कार्यकर्ता ये कहें कि ये सरकार उत्पीड़न कर रही है।
चलिए 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 चिमटा जी नहीं को नहीं, जवाब दे देखिए दीजिए। डॉक्टर साहब, पिछली बार इनकी सरकार ने कितने मुख्य चीफ सेक्रेटरीज बदले, इनसे पूछिए इनके कितने लगाम थे इससे, वो 6-7 तो बदले उसके होंगे, समझ सकते हैं, 3-3 6 4-4 तो बार में बदले, मुख्य सचिव बदले हैं। बिल्कुल। अल्टीमेटली ये चीज मेरा कहने का तात्पर्य है, कहीं ना कहीं ए सरकार हो बी सरकार हो, ब्यूरोक्रेसी पे लगाम कसनी पड़ेगी। चिमटा और जी, हमारे ब्यूरोक्रेसी पिछले पिछले भाजपा सरकार के कार्यकाल में ही सिर पे बैठी है और वो बैठी रहेगी। अब जो जो है, हालांकि सुक्खू जी की इच्छा शक्ति बहुत है, कुछ करने की ठान लेते तो कर देते हैं, लेकिन बेबस वो उनको भी करना शुरू कर दिया है, ऐसा ही दिख रहा है। चलिए उदयवीर जी, आपको क्या लगता है कि कर्मचारी आंदोलन आगे बढ़ेगा, थमेगा, क्या होगा? क्योंकि सरकार के पास पैसा नहीं, एकदम से दिया कैसे जाएगा? जी। डॉक्टर साहब, पैसा अब वो बात नहीं रही है कि पैसा नहीं है। अगर सच में पैसा ना होता तो फिर ये जो आरोप लग रहे हैं ये क्यों लग रहे हैं? फिर इन इन तमाम चीजों का कोई मतलब नहीं रह जाता। या तो फिर सचिवालय के लोग झूठ बोल रहे हैं या फिर सरकार झूठ बोल रही, दोनों में से तो एक चीज है। और दूसरी बात ये है सर कि सबसे बड़ी बात आ जाता है कि आपका जो एडमिनिस्ट्रेटिव कैरेक्टर है वो कैसा है। तो एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टर के मामले में आपने बहुत बड़ी एक बात कही मेरे डॉक्टर साहब कि एडमिनिस्ट्रेटिव करेक्टर्स जो है या करेक्टरिस्टिक्स जो है ना वो बीजेपी की है ना वो कांग्रेस की है। आज एक दूसरे के कपड़े फाड़ने पर ये लोग उतारू हैं, लेकिन ये भी सच है कि जयराम जी के वक्त में आपने सही बताया कि एक सिंगल मंजिल वाली बिल्डिंग पे लिफ्ट लग जाती है। तो बात वहीं पे आ जाती है सर कि यहाँ पर कर्मचारी तो दुखी है, वो अब सरेआम सामने आ चुका है। मैनेज करने की कोशिशें हुई होती तो ये नौबत ही ना आती। एक जो मैनेजमेंट फेलियर है वो यहाँ पर साफ नजर आ रहा है। इसमें भी कोई दो राय नहीं है कि जो टीम ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर के साथ काम कर रही है उन्होंने कभी चीफ मिनिस्टर को अपने कंधों पे नहीं बिठाया, उल्टा चीफ मिनिस्टर के कंधों पर बैठकर वो डांस करते हुए नजर आते हैं। तो एक हाथ को हाथ होता है, लेकिन यहाँ पर अगर सीएम ने अपना दोस्ती का हाथ बढ़ाया भी था तो वो दोस्त नकारा साबित हुए, जो कोई भी मैनेजमेंट उनके लिए नहीं कर पाए। और इस सब का खामियाजा वही आ गया सर कि आज की डेट में जिस तरह से रिपेयर वर्क और कंस्ट्रक्शन की बात की जा रही है तो हर बिल्डिंग का एक स्ट्रक्चर ऑडिट होता है। और जो नीचे वाला है मेट्रोपोल हॉस्टल है सर, वो अभी तक बिल्डिंग सही है, उस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। हिमाचल सदन चंडीगढ़ को तोड़ने की बातें की जा रही है, तो फिर बात वही आ गई कि आप अच्छी भली बिल्डिंगों को तोड़ने का ऐलान कर देते हो, नए बिल्डिंग्स बनाने का ये कर देते हो। कभी लोगों से पूछा कि किसी के घर में अगर पिछली बरसात में दरारें आई थी या दीवारें टूटी थी तो वहां पर जाकर कितना सा काम कर दिया, वहां पर कितना सा क्या कर दिया। तो इस हमाम में, सियासत के हमाम में तो बीजेपी और कांग्रेस सारे नंगे हैं, इस चीज से इनकार नहीं किया जा सकता। डॉक्टर साहब जी, चलिए चर्चा को विराम देते हैं। तो आज हम चर्चा कर रहे थे कि हिमाचल प्रदेश में कर्मचारी आंदोलन की शुरुआत हो गई है, उग्र हो चुके हैं कर्मचारी, और कर्मचारियों ने ब्यूरोक्रेसी को निशाना बनाकर पूरी की पूरी कांग्रेस सरकार को कटघरे में खड़ा कर दिया है। मुख्यमंत्री कार्यालय पे हमले बोले हैं, वहां पे जो तैनातियां हुई हैं, वहीं पे मंत्रियों के कार्यालय हैं, चाहे चाहे ब्यूरोक्रेसी ने ज्यादा गाड़ियों का प्रयोग कर रही है, चाहे ब्यूरोक्रेसी ज्यादा लोगों को अपने कार्यालयों में तैनात कर रही है बिना वजह के, गैर जरूरत के, और जहां पे जो हजारों पद सचिवालय में खाली है उनको भरने की कोशिश नहीं हो रही है। और कई संगठनों ने, अन्य कर्मचारी विभागों के, इनका समर्थन किया है पिछले कल। और जो मतलब इनके दिल में गुबार थे कर्मचारी नेताओं के, खुलकर बोले गए हैं। और जो कल के वीडियो लाइव चले हैं, वायरल हुए हैं, वो हर कोई देख रहा है, अभी तक देख रहा है। और क्या अब कर्मचारियों का ऐलान है कि 10 सितंबर तक हम रुके हैं, उसके बाद हम सामूहिक अवकाश पे चले जाएंगे। जाहिर है सचिवालय, ये सभी लोग चले जाएंगे। सचिवालय से पूरी सरकार चलती है, प्रदेश चलता है, यहीं पे योजनाएं बनती हैं, यहीं पे योजनाओं के लिए बजट जाते हैं, योजनाओं की समीक्षा होती है, कार्मिक कार्य जितने भी विभागों के हैं वो होते हैं। तो अगर ऐसी हालत हो गई तो ये प्रदेश के लिए सुखद नहीं होगा। आज हमने इसी विषय पे चर्चा की, आप सबने चर्चा में भाग लिया, मैं आप सबका धन्यवाद करता हूँ।